सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। पीटीआई ने आज ये तो वाज़े कर दिया एक तरह से कि एहतजाजी तहरीक के लिए इमरान खान की दी गई 5 की तारीख के मुकाबले में 5 अगस्त की तारीख, उसके मुकाबले में वज़ीर आला गंडापुर ने जो 90 रोज़ का प्लान दिया था उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। आज पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान वकास अकरम ने वाज़े तौर पर कहा कि 5 अगस्त के अलावा और कोई तारीख नहीं है और 5 अगस्त ही पीटीआई की इस एहतजाजी तहरीक का अरूज होगा। अब 5 अगस्त का फैसला तो हो गया, मगर पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी ये मामला अभी तक मुबहम है। हम जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से कि आखिर पीटीआई इस बार क्या मुख्तलिफ करने जा रही है ताकि वो कामयाब एहतजाजी तहरीक निकाल सकें, और साथ साथ अडियाला में बैठकर इमरान खान को खुद पार्टी के अंदर जो तकसीम का मामला है उसको हल करने के लिए किरदार क्यों अदा करना पड़ा, उनकी क़यादत इस वक्त क्या कर रही है और क्या सोच रही है। इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के तर्जुमान नियाज़ुल्लाह न्याई साहब। बहुत शुक्रिया न्याई साहब आपके वक्त के लिए। एक बात तो आज वाज़े की पीटीआई ने कि 5 अगस्त ही नुक्ता अरूज होगा इस एहतजाज का, जिसकी अभी हमें मुकम्मल लाहे-अमल सामने नहीं रखा गया। तो अब $1 मिलियन सवाल यही है कि उस दिन गंडापुर साहब ने वो 90 रोज़ की जो बात की थी वो किस बुनियाद पे की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात हमारे सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर अली जफ़र साहब, सब की स्टेटमेंट, अलीमा खान की स्टेटमेंट, तमाम स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं कि खान साहब से जो 2 बहनों की मुलाकात हुई उस दिन, और ख़ान साहब ने कहा कि आप प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू करें और उसकी पीक जो होगी वो 5 अगस्त को होगी, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये भी नहीं है कि हमें शौक़ है प्रोटेस्ट का, तमाम ऑप्शंस जो हैं वो क्लोज़ हो गए। हम 8 फरवरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चोरी शुदा मैंडेट, हर किसी को पता है कि फॉर्म 45 पे कौन जीता, फॉर्म 47 पे क्यों हराया गया। अब उस मैंडेट के लिए हम अदालतों के दरवाजे खटका रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने इलेक्शन कमीशन का एक, आपको याद है, एक फैसला जो पंजाब में ट्रिब्यूनल बनने थे वो फैसले नहीं कर रहे, 120 डेज तक करने थे। अब 5 अगस्त को ये कहा गया कि जी आपने प्रोटेस्ट करना है। जो अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट है उसने अपनी क्लैरिफिकेशन ये भी की है कि 5 अगस्त को जो शुरू होगा इसका पीरियड कितना भी हो सकता है, 2 दिन बाद। लेकिन उस वक्त जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि खान, एक आप उनके तर्जुमान इमरान खान साहब के, एक अलीमा साहिबा ने बात की, खान साहब ने ये पैगाम दिया है। गंडापुर साहब की क्या दोनों बातें उनके ज़ाती ख्यालात थे? 90 दिन की जो उन्होंने बात की, कहते हैं इमरान खान साहब कहते हैं। एक और चीज़ सवाल भी इसमें शामिल करूंगी, मुज़ाकरात के हवाले से ये क्या तयशुदा है कि अब किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होगा, दरवाजे बंद है? गंडापुर साहब ने तो मुज़ाकरात की भी ऑफर कर दी। मैं बताता हूँ, ये दोनों बातें उन्होंने अपने तहत की हैं। तो बिल्कुल क्लियरिटी है कि खान साहब ने, हमने सब ने 5, क्योंकि खान साहब ने 5 अगस्त की क्लैरिटी दे दी है। 90 दिन की उन्होंने कुछ नहीं कहा, और 90 दिन का, बल्कि सुलेमान अकरम राजा साहब उस दिन लाहौर वाले उसमें मौजूद थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उस सेक्रेटरी जनरल ने भी कह दिया कि 5 अगस्त, और है भी 5 अगस्त। 90 डेज़ का कोई खान साहब ने नहीं कहा, नंबर 1। नंबर 2, मुज़ाकरात की जहाँ तक आपने बात की, आपको पता है कि खान साहब ने मुज़ाकरात कहा कि मैं हर उस पार्टी से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ और एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के मफाद के लिए जो भी आए मेरा दरवाज़ा खुला है। अलीमा साहिबा ने उस दिन कहा अब दरवाजे बंद है मुज़ाकरात। नहीं, मैं पाकिस्तान, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी साथ मौजूद थे। मैंने कहा पाकिस्तान के मफादात, इमरान खान ने कहा ना कि मुझे अगर एस्टेब्लिशमेंट भी कहे ना तो मैं पर्सनल डील के लिए कोई मफादात नहीं करना चाहता, मैं मुल्की मफादात जो पैरामाउंट है, जो बड़ा मफाद है, उसके लिए मैं मुल्क के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात के लिए जब कहा गया तो आपको याद है कि हमने एक कमेटी बनाई, तो उस कमेटी को इमरान खान से जिस तरह मुलाकातें नहीं होती तो मुलाकातों पे पाबंदी है। एक बात अब क्लियर हो गई, अलीमा खान ने बिल्कुल ठीक कहा कि खान साहब ने कहा कि मैं मुज़ाकरात किसी डील या कंप्रोमाइज़ करके बाहर नहीं आऊँगा, यानी ये क्लियर हो गया। सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात हो सकते हैं जो पाकिस्तान, जो स्टेट की ज़रूरत है, इस मुल्क की सालमियत
उसके लिए मुज़ाकरात। नहीं साहब देखिए, एक तरफ बात यह है कि अगर आप कमेटियां तो जिस किस्म के मुज़ाकरात आप चाहते हैं और उसमें एक ही फरीक इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं और खुलकर कहते हैं कि इख्तियारी तमाम उनके पास है, हुकूमत के पास नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से अगर बात करनी है तो अलीमा साहिबा जब इमरान खान का ये पैगाम देती हैं कि अगर खान साहब कहते हैं मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार ये इस्टेब्लिशमेंट होगी, शख्सियात के नाम भी लिए जाते हैं, तो फिर तो जो ट्रस्ट का फुकदान है वो कैसे बिल्ड हो सकता है कि कोई पीटीआई से बात करने के बारे में सोचे भी, जिसका भी हमें कोई इम्कान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नजर नहीं आता। पहली बात यह है कि पार्टी के अंदर हर आदमी अपने अपने बयान दे रहा है, ठीक है ना। सुलेमान अकरम राजा साहब भी देते हैं, अली अमीन साहब भी देते हैं, अलीमा खान भी देते हैं, मैं उनका हूँ तर्जमान। मैंने खान साहब के वर्ड्स वो बोलने जो मेरी मीटिंग होगी और मैंने आके बयान करना है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एक तर्जमान है, स्पोक्स पर्सन है, मैं भी स्टेट का फ़ायदा चाहता हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मुलाकात हो और मैं खान साहब की जो स्टेटमेंट्स है उससे शेयर करूं। अब जहां तक एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की क्यों करते हैं, हम ये कहते हैं कि इस हुकूमत के पास तो मैंडेट है ही नहीं, इसके पास कोई मैंडेट नहीं है, क्योंकि इसके पास मैंडेट अगर होता तो आज इन्हें आवाम की फ़िक्र होती। जिस तरह आज देखें पंजाब में क्या हालात है, मैं कहता हूँ कि जो अवामी हुकूमत ही नहीं हो उसके अवाम के दुख में शरीक ही नहीं हो सकती। हम ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की, इस वजह से कहते हैं कि इनके पास तो मैंडेट है ही नहीं। अगर एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को 76 साल से अगर वो चीज़ें चलती आ रही हैं, अगर उन्होंने करना है तो उनसे भी हमने कहा है, लोगों ने नहीं समझा। इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराएं, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। हम नहीं चाहते कि हमें कोई अपने कंधों पे सवार और ये भी एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा है ना। नहीं देखो ना, अभी कंट्रोल जो है हालात यही है ना, आपके जो इलेक्शन हुए यही इल्जाम होता है। लेकिन न्याय साहब चले ये आप क्योंकि खान साहब की आप कहते हैं आप उनकी तर्जुमानी करें, उनकी बात करेंगे। अलीमा साहिबा फिर जब ये स्टेटमेंट देती हैं कि खान साहब के लिए जेल में हालात बहुत नासाजगार हो गए हैं, वो ये कहते हैं, उन्होंने कहा वो ये कहते हैं कि अगर उनको कुछ हुआ तो जिम्मेदार ये शख्स होंगे। सो आप समझते हैं कि ये इफेक्ट करते हैं आप लोगों के मुज़ाकरात का रास्ता बनने को? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान की स्टेटमेंट मैं जाके खुद लूँगा। किसी की स्टेटमेंट को अगर मैं कहूँगा तो और पोलिटिसाइज हो जाएगी। मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के ये नहीं कहना चाहता कि फ़लाँ ने स्टेटमेंट दी, मैं हर स्टेटमेंट को इंडोर्स कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी मुलाकात हो खान साहब से, क्योंकि क्यों रोका जा रहा है जब मुलाकातों का सिलसिला जारी है और मुलाकात का हाई कोर्ट के अंदर एक पार्टी ने अपना बयान दिया है, कंसेंट दिया है रिटर्न, तो उनकी मुलाकात क्यों नहीं? न सुलेमान अकरम राजा की होती है, न मेरी होती है। अब बात जाए बयानात पे। एक चीज़ और जिनकी होती है मुलाकात, जैसे कि बैरिस्टर सैफ हैं, वो लोग जो बात बाहर आकर करते हैं, उसकी क्या है अहमियत और हैसियत है आप लोगों की? देखिए बैरिस्टर आप लें ना, बैरिस्टर सैफ ने कब आके मीडिया पे बात की है? पार्टी को तो कुछ बताते ही होंगे खान साहब क्या कहते हैं? अभी वो अभी मिल के आए हैं। अभी मैं कहता हूँ कि 6 लोगों की मीटिंग होती है खान साहब से, 6 लोगों की, वो 6 वकला के नाम होते हैं उस लिस्ट में। ये बाकायदा कंसेंटिंग स्टेटमेंट है, ये मैकेनिज्म तय हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने, जेल अथॉरिटी भी आई। तो 6 लोगों में परसों मेरा नाम था। मैं भी इस मुल्क का खैर खा हूँ, इसी स्टेट का बाशिंदा हूँ, मुझे नहीं मुलाकात की, मेरे बैरिस्टर सैफ साहब को मुलाकात हो गई। अब मैं कैसे समझूं कि बैरिस्टर सैफ साहब गए अंदर तो वो आके हमें उन्होंने आके मीडिया से कोई शेयर नहीं की। मैं कैसे कहूं कि उसको किसने भेजा है? ये जिम्मेदारी मुझसे आज भी पूछा गया मीडिया, मैंने कहा पहली जिम्मेदारी आप कहें कि जी फलां पे है, पहली जिम्मेदारी जेल अथॉरिटी पे है जिसने स्टेटमेंट दी। आप इस प्रोग्राम को चला रही हैं, ये प्रोग्राम आपका ही है। इसमें अगर मैं कहता हूं कि ये प्रोग्राम जो है ये अफसा कोमल का प्रोग्राम है, इसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं है। अगर जेल अथॉरिटी सुप्रीटेंडेंट जेल है तो उसकी अथॉरिटी है ना, वो मुलाकात अगर रोकता है तो उसने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टेटमेंट क्यों दी है? लिहाजा इमरान खान की जो स्टेटमेंट, मैंने 2 स्टेटमेंट दी, इमरान खान से 2 मुलाकात हुई 24 मार्च 2025 में। क्या इमरान खान की 2 स्टेटमेंट आई बेहतरीन, एक आई थी जाफराबाद ट्रेन वाक़े पे। इमरान खान ने कहा कि जितने तक आप अपने लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होते। मीन कि जो लोग आपके वहाँ से असली नुमाइंदे जेन्युइन, मुराद है कि आप उनको हुकूमत में शामिल करें। और इसी तरह उन्होंने टेररिज्म। अब ये एक आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगी, क्योंकि आप खान साहब के तर्जुमान हैं, आपकी उनसे मुलाकातें हो नहीं रही। उनकी बहनें जो उनसे मुलाकात करके बातचीत करें, बैरिस्टर सैफ उनसे मुलाकात के अगर करके ट्विटर पे कोई पैगाम जारी करें तो उसको सिर्फ उनके ज़ाती तबसरे समझा जाए, ये वजाहत आप हमें दे दें, या उसको एक बयान समझा जाए इमरान खान साहब का? क्योंकि जो स्टेटमेंट आती है, अब खान के पास तो कोई नहीं जाता,
अब उनके अगर खान के पास तर्जमान को जाने दिया जाए या उसके सेक्रेटरी जनरल को जाने दिया जाए तो मैंने आपको बताया कि उनकी स्टेटमेंट आपके सामने आएगी। अब जब खान के पास जाते हैं, उनकी बहनें जाती हैं 2, अलीमा खान को तो जाने नहीं दिया जाता, या जाते हैं उनकी क्या नाम है अपना बैरिस्टर गौहर साहब जाते हैं, या बैरिस्टर सैफ साहब जाते हैं। उनकी आप स्टेटमेंट लें, अगर चेयरमैन की स्टेटमेंट आती है या मेरी स्टेटमेंट आती है तो हमें खान साहब ने पोजीशन दी हुई है। लेकिन चेयरमैन साहब की भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आती जो अलीमा साहबा या गंडापुर या बैरिस्टर साहब की आती है। चेयरमैन से रब्ता करें ना, वो तो आपका है, मीडिया का काम है चेयरमैन से शेयर करें कि चेयरमैन साहब क्या कहते हैं। अब ये भी मीडिया ही बैठकर अंदाजा करे कि कौन सा लीडर पार्टी का बयानिया पेश कर रहा है और कौन नहीं। बहनों के साथ जो मुलाकात होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन। और जो अगर खान साहब ने कोई बात ऐसी की भी है ना, कोई ऐसा नाम लिया ही है और उसने जुल्फी बुखारी करी, ये पर्सनल चीज़ें उनकी हैं जो उनके गवर्नमेंट में होती रही हैं। ये मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू ब्रॉड सेंस में है कि खान साहब इस मुल्क के पार्टी के पैटर्न चीफ हैं, लीडर हैं। उन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन में वोट दिया। मैं कभी भी नहीं चाहता कि कोई लड़ाई हो अदारों के दरमियान, कि हमने मुल्क को बचाना है और लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। लार्जेस्ट पार्टी इस 4 सूबों में हम हैं और जितना हम लोग कहते हैं, हमारे अदारे कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा रहे, मैं भी वही कहता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा रहे। और इसमें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, अगर देखें अब सा एक चीज़ है, अगर हम जहाँ बैठ के ये स्टेटमेंट अभी तो आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हर पार्टी का बंदा अपना बयान दे के चला जाता है। देखिए मैंने लार्जर इंटरेस्ट देखना है, छोटा इंटरेस्ट नहीं देखना। लार्जर इंटरेस्ट क्या है इस रियासत का, ये रियासत बचे, रियासत का इंटरेस्ट है, इसमें हमने इकट्ठे होकर चलना है, रियासत को बचाना है। और एक चीज़ रियासत को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस टाइम इमरान खान लार्जेस्ट पार्टी है इस मुल्क की, और उसने वोट लिया और वोट का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप उस वोट का एहतराम करें। और हमारा भी एस्टेब्लिशमेंट से एक मुतालबा है, मेरा एक मुतालबा है कि आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है फ्री फेयर इलेक्शन। तो हमारी किससे झगड़ा नहीं। अगर आप फ्री फेयर इलेक्शन करा दें, हम वकला का इलेक्शन होता है ना हर साल, हमारा हर साल होता है, तो हम ठीक है। मैं साहब ये आप लोग इमरान खान साहब को अब जेल से बैठ के हम देख रहे हैं माइक्रो मैनेज पार्टी को करना पड़ रहा है कि आप लोग पार्टी डिसिप्लिन से मुखालफत में कोई बयानात मीडिया के सामने ना दें। उसके बाद कल से हमने देखा एक मोहतात तरीका था बातचीत का। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर ये मसला है क्योंकि आपकी उनसे जितनी एक्सेस आपकी रही और मुलाकात, उनको इस बात का दुख होता है कि बेशक इस बात के ऊपर आपकी जमात फ़ख्र करती है कि लीडर अडियाला में कैद था लेकिन हमने एक इलेक्शन लड़ा, जिसको वो टिकट दे दें, जिसके साथ PTI का नाम जुड़ जाए, आप लोग कहते हैं उसके बाद दूसरा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई कैंडिडेट को भी नहीं देखता। लेकिन ये कोई सियासी तौर पे कोई दुरुस्त फ़ख्र करने की बात नहीं है, बल्कि लीडर जेल के अंदर है और बाहर लोगों को डिसिप्लिन भी उनको अडियाला से बैठ के करना पड़ रहा है। इस बात पे खान साहब को दुख होता है कि पार्टी की तंजीम इतनी कमज़ोर क्यों, जिन लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया पार्टी चलाने के लिए वो चला नहीं पाए। मैं कहता हूँ कि वाकया उसने साबित किया है 2 साल के अंदर कि एक तरफ झूठे मुकदमात, इद्दत जैसे मुकदमात और साइफर जैसे, एक वो मुकाबला कर रहा है 2 साल से अंदर है। दूसरा उसने जेल से बैठ के ये साबित कर दिया है जो 1996 से उसने बिल्कुल एक लो लेवल से अपनी तहरीक शुरू की, तहरीक इंसाफ जो उसकी पार्टी थी। 1996 से लेकर 2023 के इलेक्शन में एक चीज़ साबित हो गई है कि वो लीडर जेल में बैठ के इलेक्शन जीता है। उसका सबूत क्या था कि इलेक्टेबल अब मैटर नहीं करते खान साहब को। वो इलेक्शन इस तरह जीता गया कि खान साहब के कैंडिडेट का निशान क्या है, जहाँ कैंडिडेट मैटर नहीं करता। तो खान साहब का अब भी ये पैगाम है, अब भी बड़ा लीडर नहीं, है। लेकिन ये अंदाजा हुआ कि इलेक्शन जीतने से बड़ा एक और जहां भी है पाकिस्तान में, खासकर जब आप रिसीविंग एंड के ऊपर हो ऑपोजिशन में, तो आपको बाहर स्ट्रांग लोग चाहिए होते हैं जो आपकी पार्टी को लेकर चलें, जो कि PTI में इस वक्त नजर नहीं आ रहे। नहीं, तो वो देखिए ना, वो तो खान साहब को मजबूत टीम चाहिए। ये खान साहब डिस्कस करते रहते हैं कि उनको देखिए हमारी पार्टी, मैं तो खान साहब को खुद कहता हूँ हमारी पार्टी में 2 चीज़ें होनी है। एक तो खान साहब खुद जो कहते हैं कि फाइनेंशियल करप्शन नहीं होनी चाहिए, इसका रास्ता हमने पार्टी के अंदर रोकना है। दूसरा है कि खान साहब का मेन जो स्लोगन है, जिसके ऊपर एक स्टेट और कौम हमारा नारा है कि हम एक कौम बनाएंगे और हकीकी आज़ादी, वो ये है कि रूल ऑफ लॉ। खान का आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी जो उनका मिशन है, वो कहते हैं ना कि वेलफेयर स्टेट का ये कंसेप्ट है। तो इसके लिए हमें देखिए हम तो अब आपने खान के 2 साल अंदर बैठने से एक चीज़ और साबित हो गई है कि हमारी अंदर से चीज़ें भी सामने आ रही। और जितनी देर खान अंदर रहा है,
हर चीज सामने आ गई। पार्टी के तंजीम तो ये तो एक्सपोज हुई, क़यादत तो एक्सपोज हुई। पंजाब में जो उस दिन हमने देखा, इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से ऐलान तो कर दिया गया, कुछ स्केड्यूल सामने नहीं आया। हुकूमत ने एक वजाहत की है, राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने गिरफ्तारी की बात की थी वो इस सूरत हाल में थी कि वो आते हैं और सियासत में पार्टिसिपेट, सियासी एक्टिविटी या तहरीक में पार्टिसिपेट करते हैं तो गिरफ्तारी का इम्कान है, अपने वालिद से मिलते हैं, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। हमने कहा है कि सुलेमान और कासिम आके इसको लीड करेंगे। खान साहब ने तो कहा ही नहीं उनको मिलने का, वो खुद मिलने आ रहे हैं। मिलने क्यों आ रहे हैं? वो कहते हैं कि आपने तमाम इंसानी हकूक़, एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर है उसको जेल में, वो इंसानी हकूक़ भी नहीं वायोलेशन हो रही है। आपने अभी सुना है कि बीबी और दोनों के साथ क्या सलूक हो रहा है। खान साहब ने खुद कहा कि मुझे अखबार तक नहीं मिल रही, मुझे, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि मैं चाहूँ तो आप तारीख फाइनल हुई है, अनाउंसमेंट की हद तक ही है ये बात अभी कि कब आएंगे। देखिए ये भी फैमिली की तरफ से आ गया है मीडिया पे कि जी उनके दोनों बेटे कासिम और सुलेमान मिलना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो राना साहब सोच के बैठे हैं कि इमरान खान की तो प्रॉपर्टी इधर है, उसने तो प्रॉपर्टी बेच के पाकिस्तान लाया तो उसका भी हिसाब हुआ। आपके लोग तो बाहर बैठे थे। इजाजत हो है कि वो एक और मुल्क के नेशनल होते हुए यहाँ आके किसी अगर कोई जलसा हो रहा है तो उसमें शरीक हो जाएं या स्टेज पे जाके खिताब करें। मैंने कहा है वो तो बाप को मिलने आ रहे हैं, वो को अगर आके तहरीक के अंदर वैसे शामिल होते हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन तहरीक को लीड करना जो उनका कोई सियासी मिशन ही नहीं है। देखिए दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने अभी आपने हलीमा खान की बात की, बहनें हैं, उनके सख्त अल्फाज भी होते हैं, मीडिया पे ही होते हैं। अब उनके पास कौन सी पोजीशन है? सेनेटर मैं हूँ, MNA हमारी पार्टी के लोग हैं, यानी हमारी, मैं से मुराद मैं भी नहीं हूँ, मुराद हमारे लोग हैं। कौन सी बहन है जो सेनेटर है, कौन सी बहन है जो MNA है, वो वहाँ जेल से मिलने जाती है, उनके साथ ये सलूक होता है, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नियाज़ुल्लाह न्याई साहब बात कर रहे थे, यानी इमरान खान के बेटों के पाकिस्तान आने के हवाले से तारीख का कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। JUIFA का, मुस्लिम लीग नून का सेनेट इलेक्शंस के हवाले से मौक़िफ़ जानेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पिछले कई रोज से खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद और सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग की बहस जारी थी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने यहां तक कह दिया था कि सेनेट इलेक्शन अदम एतमाद की रिहर्सल होगी हमारे लिए, मगर साथ उन्होंने ये ऑफर भी की थी कि अगर गंडापुर हुकूमत सेनेट की नशिस्तों पर कोई फॉर्मूला तय कर लेती है तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुक सकता है। और आज ये खबरें सामने आ रही हैं कि सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सेनेट की नशिस्तों पर मामला तय पा गए हैं। इस हवाले से क्या हकायक हैं जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमती मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो मुलाकातें रहीं उसकी वजह से ये तासुर भी मजबूत हो रहा है कि क्या कुछ सूबे में तैयारी तब्दीली लाने के हवाले से भी हुकूमत कोशिशें कर रही है कि मौलाना को कायल कर लें। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है असलम गौरी साहब, तर्जुमान JUIFA, इख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन करें, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और कोऑर्डिनेटर हैं बराए प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। असलम गौरी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। अभी खबरों की हद तक ही हमारे पास है कि सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सेनेट की नशिस्तों के हवाले से मामला तय पा गए हैं। आप हमें बता सकते हैं कि अब ये फाइनल है, क्या तय पाया है? देखिए अभी तक जो कंफर्म मैं कर सकता हूँ ये कि अपोजिशन के दरमियान तकरीबन 99% मामला फाइनल हो चुके हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अभी तक मामला पेंडिंग है। उसमें मसला है कि अभी तक PTI अपने कैंडिडेट्स फाइनल नहीं कर सकी है और गालिबन उनका कोई इजलास भी इस वक्त शायद जारी हो। तो जब तक सूबाई गवर्नमेंट अंदर से अपने जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स है उनको विड्रॉ नहीं करेगी तो ये खुशफहमी ही रहेगी कि वहाँ बिला मुकाबला सारे सेनेटर आ जाएं। अलबत्ता मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर हमारी और उनके दरमियान में मामला तय नहीं भी होते तो अपोजिशन का जो नंबर गेम इस वक्त है, अपोजिशन के पास जो वोट हैं उनके मुताबिक हमारे 5 सेनेटर इंशाल्लाह वो कामयाब हो रहे हैं। और अगर मामला तय हो जाएंगे सूबाई हुकूमत के साथ तो उस सूरत में ये होगा कम से कम ये जो बारगेनिंग की पोजीशन, ये जो ब्रीफ केस और थैला बरदार वहाँ फिर रहे हैं पेशावर में, उनको मुंह की खानी पड़ेगी और जमहूरियत के मुंह पे कलक का टीका नहीं कोई लगेगा। ना ही मैं समझता हूँ कि वहाँ पर असेंबली के मुंह पे कोई ऐसी बातें कलक लगेगा या वैसे कहा जाएगा कि जी वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। इससे कबल एक तजर्बा हमने बलूचिस्तान में भी किया है, पंजाब में भी किया है। मैं समझ वहाँ पर भी ये बलूचिस्तान के सूरत हाल का तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि कई सालों से उसकी मिसालें दी जाती।
लेकिन जब पिछली दफ़ा सब मिल के हमने मुश्तरका तौर पे लेके आए हैं कि अपना सेनेटर्स, तो फिर उसके बाद कोई आज तक उस पर उंगली नहीं उठा सका। तो ये एक बेहतरीन मौका है केपीके की असम्बली का, कि वहाँ पर केपीके की असम्बली पे बजाय इसके कोई इल्ज़ाम आर्म्स ट्रेडिंग का या खरीदो फरोख्त का या कोई और इल्ज़ाम आए, तो उससे बेहतर है कि हम लोग आपस में मिल के मुश्तरका तौर पर बिना मुकाबला कैंडिडेट मुंतखब कर लें। इख्तियार वली साहब, इस एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही आगे बढ़ा जाएगा, या आप दूसरे एतबार से भी जो कुंडी साहब बात करते हैं कि आज़ाद अरकान से हम राब्ते में हैं, एक हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार भी गर्म होता हुआ हम देख सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब ऐसा है कि एक तो मैं थोड़ा सा आपको कमेंट कर दूं, ये सेनेट का इलेक्शन जो खैबर पख्तूनख्वा में है, इनफैक्ट हमारी ये कोशिश थी कि वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग को चारों शाने चित किया जाए, हर तरफ से किसी भी तरीके पर किसी भी कीमत पर हॉर्स ट्रेडिंग को रोक दिया जाए। हालांकि इसका पॉलिटिकल फ़ायदा इलेक्शन के दिन या इलेक्शन के बाद वो सारा पीटीआई को जा रहा है, क्योंकि मोस्टली जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट वो थे, मेंबर्स थे असम्बली के, उन्हीं का अस्तबल लगा हुआ था, जो 4 दर्जन से ज़्यादा लोग थे। और ये फार्मूला अभी तक तय हुआ नहीं है, इस पे काम जारी है और कोशिश की जा रही है कि इस पे एग्री कर लिया जाए और सबको एग्री कर लें, तमाम फरीकों को। गौरी साहब ने ठीक कहा कि तकरीबन 90% इस पे जो वर्क है वर्कआउट हो चुका है और उस पर एग्रीड है, उसका अनाउंस होना और उस पर मुत्तफिक होने का ऐलान करना भी रहता है। अगर वो हो जाए तो मेरे ख्याल में इसका टोटल फ़ायदा जो है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, जो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो पीटीआई को जा रहा है। बिकॉज उनके अपने मेंबर्स वो घोड़ों के अस्तबल की तरह वो बिकने लगे थे। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि जो माल बराए फ़रोख्त था वो भी पीटीआई के अंदर था और जो ख़रीदार थे वो भी पीटीआई के अंदर थे। तो ऐसी ही कुछ सूरत हाल बनी हुई। ये तो अब जहाँ तक आपने बात की वोट, मैं इख्तियार वली साहब, बिकना गलत है या खरीदने की कोशिशें करना और उसके दावे करना गलत है ज़्यादा अखलाकी तौर पे? यस बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मतलब हमने इसको डिस्करेज करने के लिए हमने ये फार्मूला हम लाए। हमने वहाँ पे अपना वाकई में दिल और सीना बहुत बड़ा करके हम फैसलों में बैठ रहे हैं और हम फैसले कर रहे हैं। हमारी वहाँ पे जो प्रेजेंस है, ये हम करते ही नहीं कि मतलब वफाक में हमारी हुकूमत है या हम सूबे में बड़ी जमात हैं, हमारा हिस्सा बकदर जुस्सा होना चाहिए। नो, हम चाहते हैं कि चीज़ें बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ वो सेटल हो जाएं। जहाँ तक आपने बात की ये अदम एतमाद की, तो देखें ये एक बड़ी वाज़ेह बात है। गौरी साहब बैठे हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं मेरी इस बात को, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में 3 फिक्शंस में डिवाइडेड है। वाज़ेह 3 फिक्शंस है वहाँ पर। आज़ादों की एक बहुत बड़ी तादाद है और वो कौन सा फिक्शन किसके साथ है वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो बड़ी तादाद है वो वहाँ से टूटने के लिए रेडी है। हमने अली अमीन को बारहा कहा कि आप अपनी गवर्नेंस ठीक करें, आप अपने मामला ठीक करें, सूबे पर तवज्जो दें। जितनी आपने ये भड़कबाजी वगैरह ये और ये सियासत वगैरह करनी थी, उससे बेहतर था ये इंतशार की सियासत, चलो चलो इस्लामाबाद चलो 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 लाहौर चलो। खबर की हद तक अगर ये आप बताएं कि फोकस करते कौन सा ग्रुप आप लोगों के साथ राब्ते में है? पीटीआई के बहुत से ग्रुप्स हैं, ये तो हमें बातों से अंदाजा होता है। आप लोगों से राब्ते में कौन लोग रहे? अच्छा, मैं नाम फिर भी आपको नहीं बताऊंगा लेकिन मैं थोड़ा सा हवाला आपको दे देता हूँ। देयर आर 3 फिक्शंस। एक फिक्शन ऐसा है जो सिर्फ इमरान खान के साथ लायल है, एक ऐसा फिक्शन है जो अली अमीन के साथ है और वो थोड़ा सा जिसको मतलब हमारे सूबे में लोग उसको इक्तदार परस्त टोला कहते हैं, और एक ग्रुप इंडिपेंडेंट एमपीएस का ऐसा है जो ये बात इस पर वो क्लियर हो चुके हैं कि इमरान खान साहब की पॉलिसी कोई पॉलिसी नहीं है। आज जो ज़मीर के मुताबिक यानी फैसला ले लेते हैं। ज़मीर के मुताबिक भी मैं वही साहब को भी शामिल करती हूँ। इख्तियार वली साहब, दो तीन तरह की तशरीहात होती है। मैंने ज़मीर जाफरी साहब का तो जिक्र अभी किया ही नहीं आप सभी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि खान साहब का इसके अली अमीन से भी वो तंग है और इमरान खान से भी वो तंग है। किसी भी वक्त समझ लें कि अली अमीन गंडापुर की कुर्सी 3 टांगों पे खड़ी है,
3 टांगों पे कुर्सी कितनी देर खड़ी रह सकती है? दैट शी नो वेरी वेल। ये तो हम गौरी साहब से की तरफ कुछ लेके भी जाते अगर हैं। गिर जाए तो फिर हम एक रुकावट मौलाना इकट्ठे साहब है होंगे और फिर हम अपना पार्लिमानी सियासी रोल जो है वो हम तय करेंगे। गौरी साहब, ये दुरुस्त सोच है मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि मौलाना साहब बहुत वाज़ेह अल्फाज में बात कह चुके हैं, अदम एतमाद में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन सेनेट इलेक्शंस के हवाले से बात हो सकती है। आप हमें बुनियादी वजह बता सकते हैं कि क्यों मौलाना साहब कायल नहीं है कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए, इन हाउस अलबत्ता वो कहते हैं तब्दीली कर दी जाए, सीएम साहब बेशक तब्दील किए जाएं। देखिए, ये क्वेश्चन हुआ था, एक सहाफी ने क्वेश्चन किया था मौलाना साहब को कि क्या आप इस असेंबली को गिरा, इसमें अलीमीन के खिलाफ आदम एतमाद ला रहे हैं? तो उसमें मौलाना साहब ने ये जवाब दिया था जो आप फरमा रहे हैं। सूरत ये है कि जैसा कि कहा मेरे भाई ने कि वहाँ पर सूरत बहुत ख़राब है और करप्शन की यह सूरत हाल है कि खुद स्पीकर जो पीटीआई का है वो अपनी चेयर करते हुए असेंबली के अंदर अपने सीट पे बैठ के इस पे करप्शन के ऊपर वो कह रहा है कि जी बहुत ज्यादा हो गई है। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर इस वक्त कोहिस्तान का जो स्कैंडल है वो कितना बड़ा है और उसके अंदर कौन कौन से बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। तो पीटीआई के अंदर एक बड़ी खलबली है और मैं तो थोड़ा सा, ये तो 3 टांग कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि हम एक शख्स जो वेंटिलेटर पे है और जो ऑक्सीजन पे चल रहा है, हम पागल है कि हम उसका गला दबा के कातिल बने? वो तो खुद पहुंच जा रहा है, तो हम कौन होते हैं उसको धक्का देने वाले? और ये चीज हमसे हमारे साथ हुई है जी। 3.5 साल हमने तहरीक चलाई इमरान खान के खिलाफ और आपने देखा कि जब 3.5 साल के बाद तहरीक एतमाद आई, गो कि हम उसके लिए तैयार नहीं थे, हमारे कुछ साथियों का दबाव था, तहरीक एतमाद आई और वो आज तक उस दौर के बाद से शहीद बने हुए हैं। और हम नहीं चाहते कि अली अमीन शहीद बने। अली अमीन अपने वजन से खुद गिर रहे हैं, गिर चुके हैं, उनकी हालत वहाँ पर इंतहाई पतली है। आपने देखा लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके जो लेफ्ट राइट पे बैठे थे, थोड़ी देर बाद उन्होंने उनके फैसलों की जो उनके ऐलान थी और उनकी उन्होंने कहा कि ये गलत है और हम इन्हें नहीं मानते। तो इस वक्त सूरत वहाँ ये है कि वो जो पीटीआई के अंदर जो ग्रुपें गए उन्होंने पीटीआई को कंफ्यूज किया हुआ है और यही वजह देखें अभी पिछले दिनों, जिसमें मैं कहता हूँ ऑक्सीजन, अभी कोई 27 एमपीएस ऐसे हैं जिनको उन्होंने पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया, चंद दिन कबल, 1 हफ्ता पहले बनाया। अब आप देखिए, जिस हुकूमत के पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है, जिस हुकूमत के पास हालत खराब है वहाँ के आवाम की, वो हुकूमत ने 27 पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाए, उनको दफ्तर भी देंगे, सेक्रेटरी भी देंगे और जनाब तो मासूलियात भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, पेट्रोल भी देंगे, तो स्टाफ भी देंगे। तो ये क्यों किया उसने सारा कुछ? सिर्फ इसलिए कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए और कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अली अमीन की हुकूमत बिल्कुल आखिरी स्टेज पे खड़ी है और ये किसी वक्त भी जा सकती है और उसे ना मैं गिराऊंगा ना अपोजिशन कराएंगी, उसे खुद उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं वो उसको धक्का दे रहे हैं और वो ही उनको गिरा रहे हैं। हमने सिर्फ ये कहा कि अगर वो गिराते हैं तो हम उसमें रुकावट नहीं बनेंगे, अगर वो गिराते हैं वही हुकूमत दोबारा बनाते हैं तो उनको बनाना चाहिए। हाँ, इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए जो पीटीआई के अंदर से हो, तो हमारी ख्वाहिश है। मौलाना साहब ने यही कहा था, जेयूआई की अपनी ख्वाहिश यही है। हम कोई फ्रंट आगे आके इस मामले पे फ्रंट पे नहीं आना चाहते, ना इस ट्रेन के इंजन बनना चाहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर से जो मामला हो रहे हैं, जो नजर आ रहे हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे, नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं और वो मामला अगर हैं तो वो पीटीआई के अंदर से आने चाहिए। हम किसी को शहीद बनाने के मूड में नहीं। इख्तियार वली साहब, अब ये मौलाना साहब का मौक़िफ़ है हुकूमत गिराने से, जो गौरी साहब हमारे सामने रख रहे हैं, इस हुकूमत को घर भेजना एक अलग से एक कारकर्दगी के हवाले से उस बोझ को संभालना एक मुश्किल काम होगा। दूसरा इसका एंगल इसको देखने का ये है, पीटीआई से रिजर्व सीट्स चली गई, अदलिया से वो लोग ये कहते हैं कि हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, सड़कों पर आने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर हुकूमत भी उनकी खैबर पख्तूनख्वा की चली जाती है तो वो अवामी सेंटिमेंट ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हो जाएगा सड़कों पे, जब नथिंग टू लूज़ होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का सूरत हाल और उनके पास इतनी बड़ी पब्लिक सपोर्ट होती है तो वो तो बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। और पीटीआई का इस बार लाहे अमल वो कहते हैं कि मुख्तलिफ होगा, मुख्तलिफ शहरों में लोग निकलेंगे अपने अपने इलाकों में। That's we are agreed। हम गौरी साहब जो कह रहे हैं उस पर हम जमीयत उलमा इस्लाम के इस मौक़िफ़ के साथ एग्री करते हैं, इसमें कोई तजाद नहीं है। हम कभी भी मतलब हमने ये नहीं कहा कि कोई हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मूव जो है वो हम ला रहे हैं, नो। इनको सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते क्योंकि इनको ये हमें पता है और इस बात पे हम कायल हैं कि काम ये कुछ नहीं कर सकते हैं।
मतलब खैबर पख्तूनख्वा में 12-13 साल की हुकूमत में मैं बार बार इनको फ्लोर ऑफ द हाउस चैलेंज करता रहा हूँ, टीवी पे रोज़ जो मेरे पास बैठते हैं। अभी भी मेरे एक दो साथी मेरे साथ टीवी पे बैठे हुए थे, मैंने उनको बोला मुझे 13 साल की हुकूमत में कोई एक नए अस्पताल का नाम तो बता दो जो आपने बनाया हो, कोई एक स्कूल बता दो जो आपने बनाया हो, कोई एक यूनिवर्सिटी बता दो। नहीं है ऐसी कोई चीज़। आपका बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब। आप दोनों नाज़रीन, आप लोगों ने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की JUIFA का मौक़िफ़ और मुस्लिम लीग नून का, और यही नज़र आता है कि इस वक्त तक ये पॉइंट ऑफ व्यू हावी है जो मौलाना साहब पहले भी सामने रख चुके हैं कि वो अदम एतमाद लाने में, KP हुकूमत को घर भेजने में दिलचस्पी नहीं रखते। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और बात करेंगे कल से जो बारिशें जारी हैं उसके बाद जो सैलाबी सूरत हाल बनी है, क्या वजह है कि पेशगी इकदाम नहीं किए जाते और बाद में तमाम रेस्क्यू का अमल होता है, और ये जब इस किस्म की सूरत हाल बन जाती है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्क भर में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल है इस वक्त। तर्जुमान सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक कल गुज़िश्ता जो 24 घंटे गुजरे हैं इसमें पंजाब के में 63 अमवात हो चुकी हैं और 290 अफराद ज़ख्मी हैं, जबकि 26 जून से जारी जो मानसून का सीज़न है इसके दौरान अब तक 180 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सिर्फ रावलपिंडी की अगर हम बात करें, इधर मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब हैं और नदी नाले बिफर गए हैं, गाड़ियां पानी में बह गई। आप आज सुबह से देखते आ रहे होंगे दरियाए सवां और नाला लई जो हर बार मौजूद बहस बनते हैं, इन पे सतह पानी की खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगियां जो हैं वो खतरे में हैं। एक वजह क्लाउड बर्स्ट बताई जाती है चकवाल में, जिसकी वजह से 423 मिलीमीटर बारिश बरसने से 3 छोटे डैम्स के बंद टूट गए और कई देहात ज़ेरे आब आ गए, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को वहां से महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। फिर चक्री और जहलम के इलाकों में भी शदीद बारिशों की वजह से इधर सैलाब का सामना है। तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, लेकिन इकदाम दूसरी तरफ हमें उस तरह से नज़र नहीं आते पेशगी इकदाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हंगामी इजलास तलब किया और नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन का जो सेंटर है उसका उन्होंने दौरा भी किया। हुकूमत की तरफ से फौज समेत दीगर रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। NDMA ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद शदीद बारिशों की वजह से शहरों में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर कर दिया है। ख़ास तौर पर पंजाब के मुतादिद शहरों में आंधी और तूफ़ान के साथ साथ शदीद बारिशों का इम्कान है। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं DG महर साहबजादा खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया महर साहब आपके वक्त के लिए। पहले तो हम जानना चाहेंगे कल से आज तक जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड बारिशें भी हैं और फिर उसके बाद जो उसके नताइज सामने आ रहे हैं, सो आप हमें बुनियादी वजूहात बता सकते हैं कि इस वक्त जो हम कल से आज तक की और बिलखुसूस इस मानसून सीज़न में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल देख रहे हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या बन रही हैं? देखिए जी, अनप्रेसिडेंटेड बारिश जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से तो हो सकती हैं कि जी एकदम बारिश ज्यादा होगी, ये होता भी है, लेकिन जो फोरकास्ट इसकी थी, हमने मानसून की फोरकास्ट ज्यादा की हुई थी और पिछले 4 दिनों से हम कह रहे थे कि इस तरह की बारिशें होने के इम्कानात हैं। तो मुतल्लिका इदारों को इस बारे में बिल्कुल बता दिया गया था कि जी आप अलर्ट पे चले जाएं, हाई अलर्ट पे चले जाएं और अपने इंतजाम करें। खैर इंतजाम कर भी रहे हैं। ये बारिश जो है जो इस वक्त आप कल से हमने रिकॉर्ड की है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो है वो 237 मिलीमीटर थी। कटारिया में जो आज तक अभी तक हो चुकी है वो 242 मिलीमीटर है और गवाल मंडी में सबसे ज्यादा वो इसमें ज्यादा बारिश है, 239 मिलीमीटर है। और ये सिलसिला अभी तक जो है ना, मैं आपको बता दूं कि ये अगले 24 घंटे तक भी तेज बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन हल्की बारिश जो है वो दोबारा हो सकती है। और जब सिलसिला इस तरह हल्की बारिश का रहता है तो फ्लो में नॉर्मल फ्लो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। आपको पता है कि जी न्यू कटारियां और गवाल मंडी पे जो नाला लई की सूरत हाल है वो 21 फुट यानी वो खतरनाक हद तक भी जा चुकी थी। एवैक्यूएशन भी हुई है, अच्छा काम किया इदारों ने और जो हमने जो फोरकास्ट दी थी उसके मुताबिक आप देख लें। दूसरा मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो चकवाल का मसला है,
चकवाल में कल तक ये सुबह 8 बजे तक बारिश हुई थी 142 मिलीमीटर। 142 मिलीमीटर, ये जो 423 वाली फिगर है ये गलत फिगर है। ये अनरिकॉर्डेड एक इंस्ट्रूमेंट है किसी का, ऐसे किसी ने घर पे लगाया हुआ या ऐसे है, उसमें नहीं है। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ना हमारे रडार में क्लाउड बस्ट आया है और ना हमारे लाइटनिंग डिटेक्टर में ऐसी कोई आई है। बारिश ठीक हुई है, काफी ज्यादा बारिश है और अभी भी बारिश चकवाल में लगी हुई है 46 मिलीमीटर तक, उसके बाद भी हो चुकी है 215 मिलीमीटर टोटल बारिश है। ये 423 वाली फिगर को थोड़ा सा निगेट करें, ये किसी ऑथेंटिकेटेड इदारे की नहीं है कि जी मेट डिपार्टमेंट की नहीं है। हमारी चकवाल में ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पे मैं आपको फिर बता दूं कि 215 मिलीमीटर बारिश हुई है और 215 मिलीमीटर भी बारिश बहुत ज्यादा बारिश है। और क्लाउड बस्ट वाला भी फिनोमेना आप उसमें से निकाल दें, हो सकता होता है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में नहीं है हम कहें कि जी ये हुआ है। उसके अलावा उसके आसपास के इलाकों में भी मंडी बहाउद्दीन 112 मिलीमीटर है, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, उकाड़ा, इन इलाकों में भी काफी ज्यादा बारिश है। सियालकोट, गुजरांवाला, ये इलाके सारे शदीद बारिश की रेंज में थे। आप इसका अंदाजा लगा लें कि जी मंगला से पानी छोड़े बगैर जो है रसूल के मुकाम पर हाई फ्लड बन गया है और वो नदी नालों का पानी आके जो है उसमें आया है। और ये 142 मिलीमीटर या 215 मिलीमीटर, ये भी बहुत ज्यादा बारिश है। अब आप इदारों की कारकर्दगी के हवाले से तो बात कर रहे हैं, लेकिन मार साहब ये एक हकीकत है जिसके ऊपर कोई दलाइल नहीं है कि इदारे तब हरकत में आते हैं जब बात यहाँ तक पहुँच जाती है। जो सूरत हाल लोग अपने छतों पर खड़े होकर यहाँ पर रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे यहाँ इदारे हरकत में आते हैं। आपने जिस एडवाइजरी का जिक्र किया बतौर मेट डिपार्टमेंट, ये किस वक्त आप लोगों ने, किस दिन ये एडवाइजरी जारी की थी और पेशगी इकदाम अगर होते तो आज फिर ये सिचुएशन नहीं होती? मैं यही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारी एडवाइजरी जो है ना, आजकल ये दरमियान में आपने वो पैदा कर लिए हैं मशरूम के इदारे जो है ना, वो मौसम की हाल बताने वाले, वो हमारी एडवाइजरीज को कहीं नहीं जाने देते। वो खुद आप लोग तो वेदर वालों के पीछे चढ़े होते हैं कि जी वो वेदर वाले सही बता रहे हैं। आप पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का आप नाम नहीं लेते, आप कहते हैं जी वेदर वालों ने ये बता दिया। आप हमारे मौसमियात के इदारे पे यकीन करें। हमारी एडवाइजरीज जो है ना वो आपके साथ शेयर हो रही होती हैं, मीडिया के साथ शेयर हो रही है। ये जितनी भी एजेंसीज हमारी हैं, मैं आपको पूरी सीरीज बताऊं तो हम तो डेली अलर्ट इशू कर रहे थे पिछले 5-6 दिन से कि ये सूरत हाल आने वाली है, आप होशियार हो जाए। लेकिन अगर आपको तारीख बता सकें कि होशियार रहने का आपने कब कहा था, किस तारीख को? मैं बैठा हूँ कराची में, इस्लामाबाद में मेरा दफ्तर है, वहाँ पे आपको सारी ये चीजें मिल सकती हैं। मैं इस्लामाबाद से आपको मैं भिजवा दूंगा ये सारी चीजें जो है हम। मैं आपको बता दूं ना कि हमने तो पहले दिन पहली फोरकास्ट जो इशू की थी मॉनसून सीजन की, वो यही इशू की थी कि इस साल जो बारिशें हैं ज्यादा आनी है, मॉनसून की बारिशें, और फिर हमने एरियाज इंडिकेट किए हुए हैं कि जी इन एरियाज में बारिशें ज्यादा होंगी, जिनमें ये हमारे इस्लामाबाद, कश्मीर के कैचमेंट एरियाज, सियालकोट, गुजरांवाला। तो ये सिलसिला तो अब अच्छा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये मानसून का पहला या दूसरा स्पेल चल रहा है, अभी तो ये मानसून का स्टार्ट है, अभी आगे आने वाले दिनों में भी बारिशें काफी ज्यादा होने का चांस है। जी, इसमें तारीख में महर साहब इस बात पे जोर इसलिए दे रही थी कि अगर आप बताएं कि आपकी एडवाइजरी कब आई तो हम भी बेहतर अंदाज में उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि कितना वक्त था इस हवाले से इकदाम करने के लिए। अब आप अगर बताओ ना, मैं आपको बता दूं ना कि जी मैं आप अपना नंबर मेरे साथ शेयर कर ले, मैं आपको अभी भिजवा देता हूँ थोड़ी देर में। ये सारी जो है ना चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, हम उनको सबको भेजते रहते हैं। ठीक है मेहर साहब, एक और बात फरमाइएगा, अब अगले हफ्ते 2 हफ्ते के हवाले से क्या आप बता सकते हैं? सेकेंडली 2022 जैसी खुदा न खास्ता जो सैलाबी सूरत हाल थी, उसका खदशा आपको इस वक्त नजर आता है? मुझे 2022 वाली सूरत हाल इसलिए नजर नहीं आ रही कि 2022 में जो सूरत हाल थी उसमें हमारे प्रीवियस जो कंडीशंस थी मॉनसून से पहले, वो इस वक्त नहीं है। यानी आपका उस वक्त मई और अप्रैल के महीने जो थे ना, वो शदीद गर्मी के थे, बहुत ज्यादा हीट वेव थी। अब जो सिलसिला है वो 2022 वाला नहीं है, बारिशें ज्यादा हैं लेकिन 2022 वाला सिलसिला नहीं बनेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महर साहिबजादा खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, डीजी मेट हमसे थे
हमें सैलाबी सूरत हाल हो या ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, उसमें बहुत सारे दावे भी नज़र आते हैं कि पहले से एडवाइजरी जारी थी, लेकिन फिर हमें उसके ऊपर अमल दरामद भी हुकूमत इंतज़ामिया के पार्ट के ऊपर नज़र नहीं आता। एक और जो सबसे बड़ी वजह है जिसको हमें एड्रेस करने में और इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने में भी हुकूमतें नाकाम नज़र आती हैं, खा वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, पंजाब या दीगर इलाकों में, जो दरियाओं के रास्ते में बनी हुई गैर कानूनी आबादियाँ हैं और तनसीबात हैं, उनके हवाले से कोई इकदाम नहीं होता। और जब तक ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, हमें इस किस्म की अनफॉर्चुनेट सूरत हाल नज़र आती रहेगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।